Assalamu alaikum aspirants. Welcome to J&K Adumatics. In this lecture, we will start the lecture series on Indian polity and governance. Firstly, we need to understand the difference between polity and governance. After 2011, prelims or mains में pattern syllabus का जब change हुआ, this section used to be Indian polity, now it is Indian polity and governance. So polity refers to structure of a political system. किसी भी political system का एक structure, governance है process manage करना उस political system का. तो पॉलिटी एक स्ट्रक्चर है पॉलिटिकल सिस्टम का. गवर्नेंस इज मैनेजिंग द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग दैट पॉलिटिकल सिस्टम. पॉलिटी में पॉलिटिकल सिस्टम क्या हो सकता है? कंट्री हो सकती है, स्टेट हो सकता है, कोई सोशल ग्रुप हो सकता है. इसमें प्रोसेस जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में होते हैं वो भी हो सकता है. रिटन रूल्स जो गवर्न करते हैं सिस्टम को, तो ये पॉलिटी में आता है. रिटन रूल्स जो गवर्न करते हैं उस सिस्टम को. गवर्नेंस में आता है प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, और इंप्लीमेंट कराना उन रूल्स को. टू इंप्लीमेंट रूल्स, लॉज, एटसेट्रा. तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन पॉलिटी एंड गवर्नेंस. फर्दर इस लेक्चर में टॉपिक्स हम कवर करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसमें आता है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एंड अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781. So without wasting any time, let's move to the lecture. We'll start with coming up Britishers to India. Britishers जब इंडिया आते हैं, this is an important milestone in the history of India. 1608 में ट्रेडर्स आते हैं as traders, Britishers in the form of East India Company. एक कंपनी आती है लंदन से in the form of East India Company 1608 में, किसके अंडर? एक चार्टर जो उनको ग्रांट करती है क्वीन एलिजाबेथ इन 1600. ये क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट है यहाँ पे, अंडरस्टैंड इट. 1600 में इनको एक चार्टर ग्रांट करती है क्वीन एलिजाबेथ. इसके अंडर ये आते हैं ट्रेड करने इनटू ईस्ट इंडीज. इस कंपनी का ओरिजिनल नेम होता है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज. दिस वाज ओरिजिनल नेम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. इसके अदर नेम्स भी है जिनमें आता है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका दूसरा नाम था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. ऑनरेबल इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी बोलते थे इसको. इनफॉर्मल नेम की अगर हम बात करेंगे, इनफॉर्मल नाम इस कंपनी का था जॉन कंपनी. जॉन कंपनी या कंपनी बहादुर, कंपनी बहादुर. ये एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी. एग्जिस्ट हुई है लीगल एंटिटी इन 1873 में. इस कंपनी को सीज किया गया 1873 में. ये कंपनी फिर एंड हुई. रिमेंबर, ये एक मल्टीनेशनल कंपनी थी जिसने पेव किया. ब्रिटिश रूल इंडिया इसी के थ्रू आया. ब्रिटिश रूल इन इंडिया इसी कंपनी ने फैसिलिटेट किया. एस्टैब्लिश किया गया था इसको क्वीन एलिजाबेथ के थ्रू December 31, 1600 में. सो दिस वाज अ लिटिल बिट इंफॉर्मेशन अबाउट ईस्ट इंडिया कंपनी. तो इस कंपनी को एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स दिए गए थे टू ट्रेड इन इंडिया. एंड 1765 में इस कंपनी को दीवानी राइट्स मिले, दैट इज राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस. 3 प्रेसिडेंसीज के, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, फ्रॉम द मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड. शाह आलम सेकंड के टाइम पे जब ये कंपनी विक्टोरियस टर्न आउट हुई इन द बैटल ऑफ बक्सर, जो फाट किया गया था ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गैंज, रिवर गंगा के बैंक्स पे इस बैटल को फॉट आउट किया गया था. इसमें जब कंपनी विक्टोरियस टर्न आउट हुई अगेंस्ट द आर्मीज ऑफ मीर कासिम, बलवंत सिंह एंड शुजाउद्दौला. मीर कासिम, बलवंत सिंह एंड शुजाउद्दौला, इन तीनों के आर्मीज को कंबाइंडली इसने डिफीट कराया था इन द बैटल ऑफ बक्सर, जो 1764 में. इसके बाद एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद. ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में. उसके बाद कंपनी को दीवानी राइट्स मिलते हैं, दैट इज राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस, बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रेसिडेंसीज के. किसके थ्रू? मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड के थ्रू.
सो दीज वर द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी। इसी के साथ कंपनी अपना जो अभी तक प्योरली ट्रेडिंग राइट्स फंक्शंस थे, जिसके इन्होंने स्टार्ट किया टेरिटोरियल पावर एज अपना करियर स्टार्ट किया एज टेरिटोरियल पावर। तो यहाँ से कंपनी ने टेरिटरीज एनेक्स करना शुरू कर दिए थे एक बैटल में विक्टोरियस होने की वजह से। इसके बाद आता है रिवोल्ट ऑफ 1857 और कंट्रोल ऑफ द कंपनी। 1857 रिवोल्ट और कंपनी का कंट्रोल बढ़ता गया। ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 हेल्ड मेजर कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में आफ्टर द म्यूटिनी ऑफ 1857 ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल आया इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पे। लॉस ऑफ ट्रस्ट एंड जोल्ट टू ब्रिटिश एम्बिशंस आफ्टर द रिवोल्ट मेड द क्वीन टू फोर्स दिस डिसीजन। अब जो ट्रस्ट लॉस हुआ बिकॉज सेपॉइज टर्न अगेंस्ट हो गए ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, उससे क्या हुआ, लोकल इन राजाज महाराजाज पे ब्रिटिश ट्रस्ट ख़त्म हुआ। ब्रिटिश ट्रस्ट जब ख़त्म हुआ तो कंपनी ने ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज पे अपना कंट्रोल जमाया। What was later termed as Sepoy's Mutiny was a pent-up anger against built over the years of British aggression। असल में जिसको सेपॉय म्यूटिनी कहा गया, ये क्या था, पेंट अप एंगर था। यह अंदर से बढ़ता गुस्सा था ब्रिटिश एग्रेशन जो सालों से चलता आ रहा था उसके अगेंस्ट। तो ब्रिटिश क्राउन ने यहाँ से डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली इंडियन गवर्नेंस की। 1857 के बाद जो क्राउन रूल हमारा स्टार्ट होता है उसमें डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया ब्रिटिश ने ले ली। And the British rule continued until India was granted independence on August 15, 1947। तो ब्रिटिश ने यहाँ से कंटिन्यू किया रूल कब तक, अगस्त 15, 1947 जब हमारा इंडिपेंडेंस डे आता है। अब जब इंडिपेंडेंस सोचने की अभी बात ही चल रही, इंडिपेंडेंस देने की बात ही चल रही थी, उससे इंडियन लीडरशिप में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आवाज़ उठी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए जिससे हम अपनी कंट्री को गवर्न कर सके। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसके लिए फॉर्म की गई 1946 में अंडर कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन प्लान में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसकी स्ट्रेंथ क्या थी वो हम सब जानते हैं। फर्स्टली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जॉइंटली इंडिया पाकिस्तान के मेंबर्स थे। बाद में जब डिमांड ऑफ पाकिस्तान हुई तो उसमें फिर पाकिस्तान के जो मेंबर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। ऑन जनवरी 26, 1950 कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग। जो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन जनवरी 26, 1950 जो अभी कुछ ही दिनों में रिपब्लिक डे आने वाला है, 10 इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन द सेम डेट। इसी डेट पे इंडिया रिपब्लिक बन गया। कुछ फीचर्स है जिनके रूट्स या बारो किए गए थे ब्रिटिश रूल से। कुछ इवेंट्स है जिन्होंने लेड डाउन किया लीगल फ्रेमवर्क, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन ब्रिटिश इंडिया। These events have greatly influenced Indian constitution and polity। इन इवेंट्स ने ग्रेटली इन्फ्लुएंस किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी को। ये कौन से इवेंट्स थे, वी विल स्टडी them one by one। इन इवेंट्स को हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 2 मेजर हेडिंग्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है कंपनी रूल। कंपनी ने कब रूल किया, 1773 टू 1858। 1773 में भी कंपनी को कब रूल मिला, कंपनी को तब रूल मिला जब ये बैंकरप्सी पे थी। ये रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का था, इसका वजह ये था कि कंपनी बैंकरप्ट हुई थी बिकॉज ऑफ करप्शन, नेपोटिज्म। ये रीजंस थे, रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ। दूसरा जो था क्राउन रूल 1858 के बाद जब ब्रिटिश ट्रस्ट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पे लॉस हुआ, इन महाराजास पे जब म्यूटिनी हुई, उसके बाद कंपनी ने क्राउन ने डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली गवर्नेंस ऑफ इंडिया की। तो कंपनी रूल स्टार्ट हुआ 1773 से 1858 तक, जिसमें पहला एक्ट जो आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नीड इसका यही था कि कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी बिकॉज ऑफ करप्शन एंड नेपोटिज्म। ये एक्ट ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस 3 रीजंस के लिए था। फर्स्ट स्टेप था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उठाया था टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। मैंने अभी बताया कि करप्शन से ये लथपथ थी कंपनी, नेपोटिज्म इसमें चल रहा था, जो भी वेल्थ थी वो ड्रेन आउट होती थी। तो पहला स्टेप ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल करने के लिए और रेगुलेट इसके अफेयर्स, जो भी इसके ट्रेडिंग अफेयर्स थे या एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स थे इंडिया में,
वो ब्रिटिश ने रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिए। पहली बार इसके पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस रिकॉग्नाइज किए गए थे, और इसी ने फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन लागू हुई यहाँ से, वो किसने रखी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 थी। ये इसके 3 इंपॉर्टेंट रीजंस थे। अब इसके फीचर्स क्या थे? इसने डेजिग्नेट किया गवर्नर ऑफ बंगाल को एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गवर्नर एंड गवर्नर जनरल। गवर्नर होता है एक सिंगल स्टेट का, सिंगल टेरिटरी या सिंगल स्टेट का। गवर्नर जनरल ये हेड करता है मोर देन 1 स्टेट और टेरिटरी। इसने क्रिएट किया कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल 4 मेंबर्स जिसमें थे टू असिस्ट हिम, किसको? गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए, जिसमें हमारा लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स पहला सच गवर्नर जनरल बंगाल का बन गया। तो यहाँ जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल 4 मेंबर्स का बनाया गया उसको असिस्ट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में। इसने और क्या किया? बम्बई और मद्रास के जो रेजिडेंसीज थे उनको सबऑर्डिनेट कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। तो अब ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया, इसके अंडर सबऑर्डिनेट्स कौन कौन आए? मुंबई रेजिडेंसी एंड मद्रास रेजिडेंसी। इससे पहले तीनों रेजिडेंसीज इंडिपेंडेंट थे एक दूसरे पर। तो इससे सेंट्रलाइजेशन हुई। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। इससे क्या हुआ? कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हो गया जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस होंगे। ये पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। कलकत्ता में जो 1773 एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट ने कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड किया, उसमें कितने जजेस, चीफ जस्टिस और जजेस थे? तो 1 चीफ जस्टिस, 1 CJ और 3 जजेस। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। चौथा फीचर इसका था कि जो सर्वेंट्स थे कंपनी के, कोई भी सर्वेंट कंपनी का एंगेज नहीं करेगा प्राइवेट ट्रेड में टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, या एक्सेप्ट नहीं करेगा ब्राइब्स फ्रॉम नेटिव्स। जो नेटिव्स हैं उनसे कोई भी रिश्वत नहीं लेगा, कोई भी किसी किस्म की गिफ्ट स्विफ्ट्स नहीं लेगा। प्राइवेट ट्रेड, जो कंपनी के सर्वेंट्स है वो प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे, उससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आई होप आप सबको पता होगी। इट स्ट्रेंथ द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर कंपनी बाय रिक्वायरिंग। 5वां जो इसका फीचर है, इसने कंट्रोल जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंपनी का था उसको और ज़्यादा मजबूत किया। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, गवर्निंग बॉडी जो कंपनी की थी, उनको रिपोर्ट करना था रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स जो भी इंडिया में है उनको रिपोर्ट करना था। तो इससे क्या हुआ? स्ट्रेंथ हो गया जो कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंपनी पे था, क्योंकि जो इसका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी जो थी, उसको रिपोर्ट करना था रेवेन्यू मैटर पे, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स जो भी इंडिया में उनके थे उनको रिपोर्ट करना था टू द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन लंदन। तो इससे ये सेंट्रलाइजेशन मजबूत हो गई और अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई। नेक्स्ट हमारा जो एक्ट था इसमें अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं। ये क्यों पास किया गया? कुछ डिफेक्ट्स थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, उनको रेक्टिफाई करने के लिए। मेजर रीजन इसका यही था कि कुछ जो डिफेक्ट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में थे उनको रेक्टिफाई करना। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको पास किया, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। इसका नाम, दूसरा नाम नोन एज एक्ट ऑफ सेटलमेंट पड़ गया। फीचर्स क्या थे इस एक्ट के? पहले इसने प्रोवाइड कर दी जुडिशल इम्यूनिटी। जैसे आजकल जुडिशल इम्यूनिटी है, हमारे MPs को होती है, CM को होती है, PM को होती है, या MLAs को होती है। फर्द गवर्नर जनरल के लिए और उसकी काउंसिल के लिए, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स थे उसमें। यहाँ जो सर्वेंट्स थे कंपनी के लिए, फॉर द एक्ट्स कैरीड आउट बाय देम इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी, जो वो एक्ट ऑफिशियल कैपेसिटी में कैरी आउट करेंगे उसके लिए उनको जुडिशियल इम्यूनिटी है। दे वोंट बी ट्राइड फॉर देयर रॉन्ग्स। इट एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर्स, इसने एक्सक्लूड किए रेवेन्यू मैटर्स एंड मैटर्स अराइजिंग इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, जो मसले उठेंगे जो कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू के दौरान, फ्रॉम द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इनको सुप्रीम कोर्ट, इन इश्यूज को सुप्रीम कोर्ट में नहीं लिया जाएगा। तीसरा इसने क्या किया? इट प्रोवाइडेड दैट द सुप्रीम कोर्ट वाज टू हैव ज्यूरिसडिक्शन ओवर ऑल द इनहेबिटेंट्स ऑफ द कलकत्ता।
इसने बताया कि सुप्रीम कोर्ट को जुरिस्डिक्शन होगी सुप्रीम कोर्ट की जो भी इनहेबिटेंट्स है, सारे इनहेबिटेंट्स कलकत्ता के। इट ऑल्सो रिक्वायर द कोर्ट टू एडमिनिस्टर द पर्सनल लॉ ऑफ द डिफेंडेंट्स। इसने बताया कोर्ट एडमिनिस्टर कर सकता है पर्सनल लॉ डिफेंडेंट्स को। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्लेंटिव केस लेता है अगेंस्ट ए पर्टिकुलर पर्सन, वो हिंदू होगा या अगर वो मुस्लिम होगा, जो डिफेंडेंट होगा उस केस में, अगर वो हिंदू होगा उसको हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ट्राई किया जाएगा, उसकी ट्रायल हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग। अगर वो मुस्लिम होगा उसको मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंगली ट्रायल किया जाएगा। तो ये इसने बताया। इट लेड डाउन दैट अपील्स फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट्स। इसने बताया कि अपील जो प्रोविंशियल कोर्ट्स में जो स्टेट लेवल के कोर्ट्स होंगे कुड बी टेकन टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल, वो ले जा सकते हैं गवर्नर जनरल के काउंसिल और काउंसिल की, गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल के, नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट। दैट मीन्स एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन यहाँ पे गवर्नर जनरल इन काउंसिल को दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया गया। एम्पावर किया इसने गवर्नर जनरल इन काउंसिल को रेगुलेशंस बनाना फॉर प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल्स। दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट से ऊपर भी इसने इसको रखा, गवर्नर जनरल इन काउंसिल को। एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन भी इसको दी गई और रेगुलेशंस पास करना प्रोविंशियल कोर्ट्स के लिए या काउंसिल्स के लिए, ये भी गवर्नर जनरल को ये पावर दे दिया गया। तो दीज वायर द फीचर्स ऑफ द अमेंडिंग एक्ट। विद दिस these two acts came to an end. We'll see you in next video with some more acts. Till then, take care. Allah Hafiz. Share the video, like and subscribe as well. Press the bell icon so that you will be notified whenever new videos are uploaded on the channel. Thank you. Have a nice day.